Hello students, welcome to Oxford online classes. We are going to start about the fundamental of English. तो let's start now. तो डियर गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे ग्रामर का फंडामेंटल होगा और हम स्टेप बाय स्टेप बेसिकों को कंसेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। इंग्लिश। तो डियर गाइस, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहाँ से है? तो लैंग्वेज निकल के आती है साउंड से। जैसे मेरे मुंह से कुछ साउंड आई तो वो जो साउंड आई वो हमारी कौन सी कैटेगरी हो गई? लैंग्वेज। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 26 लेटर यूज़ करते हैं। ये वो लेटर है जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और हम इन 26 लेटरों को मिला करके हमने जो नाम दिया इसका नाम है अल्फ़ाबेट। आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट संख्या में 26 होते हैं। अब इन अल्फ़ाबेटों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब वो हमारी जो कैटेगरी बनेगी वो हमारी बनेगी, फर्स्ट वाली कैटेगरी बनेगी हमारी वॉवल्स। बहुत से स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं और बोलते हैं बाउल्स, जबकि इसे हम वॉवल्स बोलते हैं। तो वॉवल्स नंबर में 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। सेकंड वाली हमारी जो कैटेगरी आएगी वो हमारी होगी कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट में कौन कौन से लेटर है? तो इनके अलावा जो शेष बचे हुए लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर में, कॉन्सोनेंट साउंड में उन्हें इंक्लूड करते हैं, जैसे वी, सी, डी एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड गाइस? अब हम इन वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंडों को मिलाकर, वॉवल तथा कॉन्सोनेंट दोनों साउंडों को मिलाकर के हमारी जो कैटेगरी निकल के आई वो हमारी कहलाएगी वर्ड। वर्ड दोनों को मिलाकर के जो कैटेगरी निकल के आई वो हमारी होगी वर्ड। अब हम वर्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट डेफिनेशन का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें मिस्टेक कर देते हैं और स्पेलिंग गलत कर देते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट डेफिनेशन की जो स्पेलिंग लिखते हैं वो लिखते हैं डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन बोल देते हैं, जबकि ये हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है और जो हमारी स्पेलिंग है रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, जो करेक्ट स्पेलिंग होगी, इसकी होगी डेफिनेशन। इसे हम डेफिनेशन बोलते हैं, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो वर्ड की जो डेफिनेशन होती है, वर्ड की डेफिनेशन होती है ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, लेटरों का ग्रुप जो मीनिंगफुल होता है उसे हम वर्ड कहते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना स्टूडेंट, यदि हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो आपको पता होगा कि मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए उसमें वॉवल
और कॉन्सोनेंट दोनों ही लेटर होने चाहिए। यदि हमारे वर्डों में सारे लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसको हम मीनिंगफुल वर्ड नहीं कह सकते। मीनिंगफुल वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड जब होगा जब उसमें वोवल भी होंगे, वो कॉन्सोनेंट हो। नंबर कितने भी हो, चाहे एक वोवल हो, दो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन दोनों का होना नेसेसरी है, तभी हमारा मीनिंगफुल वर्ड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। यदि मैंने वर्ड का एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा PEN पेन, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें लेटरों का ग्रुप है और वोवल प्लस कॉन्सोनेंट लेटरों का कंबाइंड है। तो यहाँ पर जो पेन है ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है, क्योंकि पेन जो होता है जिससे हम राइट करते हैं तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसे हम वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। यदि मैंने इसी ही पेन को दाएं बाएं कर दिया और मैंने इसको बना दिया EPN, तो यहाँ पर ये जो हमारा वर्ड है इसमें लेटरों का ग्रुप तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे और इसको वर्ड बोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड के बाद जो कैटेगरी निकल के आई वो हमारी कैटेगरी कहलाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड के बाद जो कैटेगरी निकल के आएगी वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगी। जो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी 8 वर्ड है, वो जितने भी 8 पार्ट हैं हमारे, वो सारे वर्ड को फॉलो करेंगे। जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। सेकंड की हम बात करें तो सेकंड होता है हमारा प्रोनाउन। थर्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव। फोर्थ हमारा हो गया वर्ब। फाइव हमारा हो गया एडवर्ब। 6 हो गया प्रेपोजिशन। 7th हो गया कंजक्शन और लास्ट हो गया हमारा इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इनको हम शॉर्ट में डिफ़ाइन करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़े तो हमें कम से कम 1 मंथ लगेगा, तो हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और इनकी डेफिनेशन भी शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा नाउन है, तो ये जो सारे पार्ट है ये सारे वर्ड को फॉलो करते हैं। यदि हम नाउन बोलेंगे वो भी वर्ड है, प्रोनाउन है तो वो भी वर्ड, एडजेक्टिव, तो ये सारे स्पीच के जो पार्ट्स है ये सारे वर्ड कहलाएंगे। तो जैसे हम नाउन को लेते हैं, तो यदि हम नाउन की डेफिनेशन देखें तो नाउन की डेफिनेशन जो बनेगी वो होगी नेमिंग वर्ड। तो नाउन किसे कहते हैं, नेमिंग वर्ड को। जिस वर्ड का नेम है वो हमारा नाउन है, जो नेम है वो नाउन है, नाउन है वो नेम है, इसका मतलब। सेकंड हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की यदि हम डेफिनेशन की बातें करें तो यहाँ पर प्रोनाउन की डेफिनेशन बनेगी रिप्लेसेस ए नाउन। नाउन के रिप्लेस पर यूज़ होने वाला जो वर्ड होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का क्या महत्व है, तो नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यदि हमारा एक पैराग्राफ है उसमें एक नाउन आ गया और यदि हम उस नाउन को बार बार लिखेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो गंदा लगेगा, इसलिए उसकी रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, इसमें एक रूल्स है कि यदि ए और जे के बीच
लेटर डी आता है तो वो जो लेटर डी होगा वो हमारा साइलेंट होगा, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा करेक्ट वो होगा एडजेक्टिव। तो यदि हम एडजेक्ट को डिफाइन करें तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन बनेगी क्वालिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन। हिंदी में पढ़ा होगा एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषता, तो नाम से ही पता चल गया कि एडजेक्टिव है। विशेषण वाला जो शब्द होता है उससे हम विशेषता कहते हैं। मीन्स ये जो एडजेक्टिव है ये या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा और या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। हिंदी में यदि देखें तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उससे हम विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट हम वर्ब, जिसे हम एक्शन के नाम से, जिसे हम एक्शन कहते हैं। सेंटेंस में जो एक्शन होगा वो ही हमारा वर्ब होगा। 5 नंबर पर चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की यदि हम बात करें तो एडवर्ब का मतलब हो गया क्वालिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब को यदि हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण तो पता चल गया, नाम से पता हो गया, नाम से क्लियर हो गया कि जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाला जो वर्ड होगा वो हमारा एडवर्ब होगा। मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ इंग्लिश में कि एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या अनोदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो हमारा होता है उसे हम रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। रिलेटिंग वर्ड, ये वर्डों को रिलेट करता है और जो प्रपोजिशन आएगा वो नाउन से पहले आएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड है वो हमारा क्लियर नाउन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड यदि हमारा नाउन नहीं है तो हमारा वो सिंटैक्स एरर हो गया। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि प्रपोजिशन जो आएगा वो नाउन से पहले आएगा, या अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को यदि शॉर्ट में देखें तो इससे हम बोलते हैं कनेक्टिव वर्ड। तो कंजक्शन का जो वर्क होगा वो कनेक्टिव वर्ड होगा। तो कंजक्शन क्या काम करेगा, या तो वर्ड को कनेक्ट करेगा या फ्रेज को कनेक्ट करेगा और या सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट करने वाला जो वर्ड होगा वो हमारा होगा कंजक्शन। इसमें ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमारा एन है वो साइलेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कंजक्शन होगा, एन हमारा साइलेंट होगा। इंटरजेक्शन की यदि हम बात करें तो जैसे कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और टेबल के नीचे अचानक एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है तो एकदम स्टूडेंट सडन फीलिंग होगी और सडन एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होगा, जो बिना सोचे समझे जो वर्ड निकलेगा उसे ही हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। तो इसका यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। तो ये हमारे टोटल करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट हो गए और ये इनकी शॉर्ट में डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वर्ड के बाद हमारा जो स्टेप होगा वो होगा हमारा फ्रेज। वर्ड के बाद हमारा जो स्टेप होगा वो हमारा होगा फ्रेज। अब हम फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेज, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। देखो यदि हम क्लियर करें तो हमारा यहाँ पर वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि वाक्यांश वाक्य का अंश होता है, कंप्लीट वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है। तो यहाँ पर मीनिंग से ही क्लियर हो जाता है। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन की बातें करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो फ्रेज हम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट
कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेज क्या होते हैं? वर्डों का एक ऐसा ग्रुप जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उससे हम फ्रेज कहते हैं। जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है उससे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिख दिया राम और एंड से, एंड हमारा कनेक्टिव वर्ड हो गया, एंड से कनेक्ट किया और दूसरा नाउन राइट किया मोहन। तो यहाँ पर देखेंगे राम एंड मोहन, ये हमारा फ्रेज हुआ। फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें वर्डों की ग्रुप है, लेकिन वर्डों का जो ग्रुप है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, सी लाइक द केक विद चेरीज। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी, और ये हमारा जो है द केक विद चेरीज, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा फ्रेज। क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कितने वर्ड हो गए? केक विद चेरीज, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलकर के हमारा फ्रेज हो गया। यदि सपोज करो मैंने सी लाइक को डिलीट कर दिया और अब मैंने बोला द केक विद चेरीज, तो हम इसको देखेंगे तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। वर्डों का ग्रुप है लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तो ये हमारा फ्रेज हो गया। यदि हम फ्रेज के बाद दूसरी कैटेगरी फॉलो करें तो हमारा फ्रेज के बाद आएगा स्टेप सेंटेंस। फ्रेज के बाद बढ़ेंगे हम सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस की यदि डेफिनेशन देखें, फ्रेज की जो डेफिनेशन थी, मैंने अभी फ्रेज की डेफिनेशन बताई थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन। तो हमको सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, हम सेंटेंस की डेफिनेशन को फ्रेज में से बनाएंगे, फ्रेज से ही हम सेंटेंस की डेफिनेशन बनाएंगे। तो यदि हमने सेंटेंस की डेफिनेशन बनाई तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस शॉर्टकट में देखें तो यहाँ पर जो विदाउट वर्ड है, इसमें से जो आउट वर्ड है इसको आउट करना है, और यदि हम इसमें से आउट को आउट कर देते हैं तो ये हमारे सेंटेंस की डेफिनेशन बनकर तैयार हो जाती है। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होगी वो होगी हमारी ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। वर्डों का ग्रुप है और वर्डों का जो ग्रुप है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। तो शॉर्ट में यदि हम देखें तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हमारा कंप्लीट मीनिंग होता है। तो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग से काम नहीं चलेगा, कंप्लीट मीनिंग के साथ में अरेंजमेंट भी होना चाहिए। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, दूसरी हमारी डेफिनेशन निकल के आई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो वर्डों का अरेंजमेंट भी होना चाहिए प्रॉपर। तो सेंटेंस हम जब बोलेंगे जब सेंटेंस में ग्रुप वर्डों का ग्रुप होगा, और वो वर्डों का जो ग्रुप है वो कंप्लीट मीनिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं, ग्रुप वर्डों के जो ग्रुप है उनमें जो वर्ड होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं होते हैं, तो उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो सेंटेंस तब बोलेंगे जब उसका कंप्लीट मीनिंग होगा, और जब उसमें वर्डों की अरेंजमेंट होंगे तब जा करके अब उसे हम सेंटेंस नाम देंगे। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो होंगे सेंटेंस में वो हमारे अरेंजमेंट होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होने चाहिए। जैसे अरेंजमेंट कैसे होने चाहिए, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट किससे कहते हैं? जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है।
जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है या जिसके बारे में सेंटेंस बोला गया है वो ही है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपकी वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? एक्शन। वर्ब हमारी क्या होती है? एक्शन होती है। और वर्ब को हम दो कैटेगरी में फॉलो करेंगे। एक हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब और एक हमारी हो गई मेन वर्ब। एक हमारी हो गई मेन वर्ब जिसे हम एक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज़, आर, एम, वॉज, वर, एक्सेट्रा। मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? तो मेन वर्ब होगी, 5 पैटर्न होते हैं वर्ब के। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और नेक्स्ट हो गया यहाँ पर हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो वर्ब के जो पैटर्न होते हैं टोटल होते हैं हमारे 5 पैटर्न। तो ये वर्ब के, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ओके गाइस, टुडे इज़ एनफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।